नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भागों के बारे में। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने प्रायद्वीपीय पठार का इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसका परिचय मैंने आपसे करवा दिया था कि कहाँ से लेके अरावली उत्तर में, नीचे दक्षिण में आपका हो कार्डामम पहाड़ियों तक, और पूर्वोत्तर में हम शिलोंग के पठार को देख सकते हैं। पश्चिम में अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट, पूर्व में देखें पूर्वी घाट। इन सब से मैंने आपको परिचय करवा दिया था पिछले लेक्चर में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम उन जो अलग अलग भाग है प्रायद्वीप के पठार के, उन भागों के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में देखेंगे अरावली पर्वत माला के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ अरावली पर्वतमाला कहाँ है, तो आप ये मत कहना सर अरावली पर्वतमाला हमें पता ही नहीं, क्योंकि कल मैंने इसीलिए वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था। तो देखिए यहाँ आ जाइए, ये है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में हम देखें तो ये यहाँ पर है गुजरात, और ये यहाँ पर है दिल्ली। तो गुजरात में है यहाँ पालनपुर, यहाँ क्या है पालनपुर, है ना। और दिल्ली है यहाँ, इस दिल्ली में है मजनू का टीला। किसका टीला? मजनू का टीला, लैला का टीला नहीं, मजनू का टीला। तो यहाँ पालनपुर से लेकर दिल्ली में मजनू के टीले तक फैली हुई है अरावली, और ये 800 किलोमीटर लंबी एक आप कहो कि पर्वत श्रृंखला है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली, और ये एक वलित पर्वत है। समझ रहे हैं बात? अरावली क्या है? अरावली भारत का प्राचीनतम एक पर्वत श्रृंखला है, और ये क्या है? एक वलित पर्वत है ना। तो ये हमने देख लिया, ये है अरावली। इस अरावली में हम देखें, मैं लिखवा भी दूंगा आपको भी यहाँ पे। इस अरावली में देखिए क्या है, ये कौन सी नदी बह रही है? अरावली से होकर गुजर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। और ये बनास नदी किस में जाके मिल रही है? ये कौन सी नदी है यहाँ पर? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल। तो ये बनास नदी जाके चंबल में मिल जाती है, और ये चंबल आके जाके, ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। तो ये आके जाके यमुना नदी में मिल जाती है ना। ये देखिए, ये कौन सी नदी है? ये काली सिंध नदी है। और ये कौन सी नदी है? ये बेतवा है, ये बेतवा नदी है ना। तो इस प्रकार से हम देखें तो अरावली पर्वतमाला से ये नदी निकल रही है, बनास नदी, और अरावली के पश्चिम से निकलकर ये इससे पश्चिम से पूर्व की ओर जाकर किसमें मिल जाती है? तो चंबल नदी में मिल जाती है ये नदी। अब देखिए, इस अरावली में दक्षिण राजस्थान सबसे ज़्यादा ये फैली कहाँ हुई है? तो देखिए, ये सबसे ज़्यादा फैली हुई है राजस्थान में, है ना। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर फैली हुई है? तो ये सबसे ज़्यादा फैली हुई है राजस्थान में। और राजस्थान में दक्षिण राजस्थान है, वहाँ पर इनको क्या कहा जाता है? वहाँ पर इनको कहा जाता है जरगा पहाड़ियाँ। दक्षिण राजस्थान में इनको जरगा पहाड़ियाँ कहा जाता है। और साथ ही साथ इसकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, किसका नाम है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। वो गुरु शिखर कहाँ है? वो राजस्थान में ही है। कहाँ पर? माउंट आबू में, है ना। सबसे ऊंची चोटी अरावली कहाँ है? गुरु शिखर। वो कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान में। और ये माउंट आबू एक और चीज के लिए प्रसिद्ध हो, क्या है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है ये माउंट आबू। ये सब चीजें आपको याद रख लेनी है अरावली के बारे में। बस ये सब इतना ही आपको जानना है अरावली के बारे में। अब और अगर कुछ नदियों के बारे में देखें अरावली से निकलने वाली, तो देखिए जो लूनी नदी है वो अरावली से निकलकर यहाँ रन ऑफ कच्छ जो है वहां पर जाके खो जाती है ये, ठीक है। साथ साथ साबरमती नदी है जिसके किनारे पर अहमदाबाद बसा हुआ है। तो वो साबरमती नदी जो है, वो साबरमती नदी वो इसी अरावली से निकलती है ना। अब मैं एकदम आपको एक एक करके लिखवाता जाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो ये पश्चिम, ये जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार, इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भाग में। ये उत्तर पश्चिमी भाग है तो वाह, ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये क्या है? ये नॉर्थ वेस्ट है ना। तो इसी भाग में तो है प्रायद्वीपीय पठार के। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और ये देखिए, गुजरात के पालनपुर से लेकर, ये गुजरात है यहाँ, तो यहाँ के पालनपुर से लेकर ये यहाँ पर है दिल्ली, और दिल्ली के मजनू के टीले तक जाती है। कहाँ तक जाती है?
मजनू के टीले तक, और ये कितनी लंबी है, लगभग 800 किलोमीटर इनकी लंबाई है। और यहाँ पर हम देखें तो मैक्सिमम जो लंबाई है वो कहाँ है, तो वो है राजस्थान में, ठीक है। और दक्षिणी राजस्थान में इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान में इन्हें कहा जाता है जरगा पहाड़ियाँ। समझ में आ रहा है आपको बात, है ना। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है जरगा पहाड़ियाँ। और दिल्ली में इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, इस दिल्ली वाले क्षेत्र में इनको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला को। अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिल्ली में बैठकर अरावली पर्वत श्रृंखला से ही कर रहा हूँ। दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ बता ही दिया है। और बनास नदी देखिए यहाँ पर, ये बनास नदी मैंने आपको बताया, बनास नदी जो है इसको पश्चिम से पूर्व की ओर काटकर किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में, चंबल नदी में मिल जाती है। और ये चंबल किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है ना। चंबल यमुना की सहायक नदी है। नदियों वाले चैप्टर में और इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला हमने इसमें देख ली है। अरावली पर्वतमाला के बारे में इतनी जानकारी आपको बहुत है ना। ये देखिए राजस्थान में सबसे, मैंने बताया ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैली हुई है, राजस्थान में। ये मैप किसका है, ये राजस्थान का मैप है ना। तो ये देखिए, ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है सबसे ज़्यादा, है ना। ये सिरोही वाला क्षेत्र है, तो इसी सिरोही वाले क्षेत्र में यहाँ पर ही पड़ता है क्या, माउंट आबू। माउंट आबू है, इसी सिरोही वाले क्षेत्र में पड़ता है ना। और इस अरावली के पश्चिम का जो क्षेत्र है, इस अरावली के जो पश्चिम का क्षेत्र है, ये क्या है, ये मरुस्थल है। अरावली के पश्चिम का क्षेत्र मरुस्थल है ना। ये आपको इतनी जानकारी और आप ले लीजिए, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं मालवा का पठार। तो देखिए, ये अरावली पर्वत श्रृंखला होगी, और इस अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में ये आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, ये है मालवा का पठार। क्या है, मालवा का पठार। और इस मालवा के पठार के दक्षिण में ये जो आपको श्रृंखलाएं दिख रही है, ये क्या है, ये है विंध्यन श्रृंखला। क्या है, विंध्यन श्रृंखला। तो मालवा का पठार किन दो श्रृंखलाओं के बीच में है, अरावली और ये कौन से, विंध्यन। तो अरावली और विंध्यन के बीच में क्या है, मालवा का पठार। समझ में आ गई आपको बात। इस मालवा के पठार में जो मृदा है वो कैसी है, काली। ये किससे बना हुआ है, तो मालवा का पठार जो है, मालवा का पठार किससे बना है, लावा से बना है। तो ज्वालामुखी का लावा होता है ना, तो जो शांत ज्वालामुखी होता है उसका लावा, तो शांत ज्वालामुखी के लावे से ये बनी हुई है। तो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है मालवा का पठार। इसलिए यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। और ये काली मृदा जो है, इसको रेगुर भी कहते हैं। और ये कपास की खेती के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हो गया मालवा का पठार। अब इस मालवा के पठार से होकर बहुत सारी नदियां गुजरती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, चंबल नदी। तो इस मालवा से महत्वपूर्ण नदी बहती है, महत्वपूर्ण अगर नदियां देखें तो यहां से बहती है कौन सी नदी, चंबल नदी। और इस चंबल नदी की सहायक देखिए, ये जो आपको ये नदी दिख रही होगी, ये है काली सिंध। तो यहाँ से काली सिंध भी होके बहती है। कौन सी नदी बहती है, काली सिंध। और ये आपको दिख रही है, कौन सी दिख रही है, ये है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी भी होकर बहती है। एक मिनट में इसको यहाँ पर क्लीन कर दूँ। और ये विंध्यन श्रृंखला है, कौन सी है, ये तो आपको यूं याद हो जाएगा। मैं बस ये नदियों का नाम लिख दे रहा हूँ। ये है बेतवा, ये है काली सिंध, और ये है चंबल, है ना। तो इस प्रकार से ये नदियां हैं। मालवा के बारे में हमने ये जानकारी हासिल करी है, ठीक है। अब इस मालवा के पठार के बारे में एक चीज ये है कि ये जो चंबल नदी इस मालवा के पठार से होकर गुजरती है, इसलिए इस मालवा के पठार में बहुत ज्यादा आप कहो कि अपरदन हुआ है।
अपर्दन हुआ है किस नदी की वजह से? चंबल नदी की वजह से। और ये अपर्दन छोटा, ऐसे छोटा वाला अपर्दन नहीं हुआ है। इस प्रकार से मान लीजिए ये मालवा का पठार है, तो इस प्रकार से इसमें अवनाली का अपर्दन इसमें हुआ है ना। बड़े बड़े खड्ड यहाँ पर बने हैं, तो यहीं पे जो है वो महाखड्ड बने हुए हैं बहुत सारे। अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन का उदाहरण क्या है? मालवा पठार, या आप कहोगे चंबल की घाटी जो है वो अवनालिका अपर्दन के ही उदाहरण है। और इसीलिए यहाँ पर देखिए जो चंबल के डाकू वगैरह पाए जाते हैं वो कहीं यहीं तो पाए जाते हैं, इन्हीं इन्हीं माखड्डों में वो छुप जाया करते थे। और इसे क्या कहते हैं? इसे उत्खात भूमि भी कहते हैं। कौन सी भूमि कहते हैं? इसे उत्खात भूमि, उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि भी इसे कहा जाता है ना। ये मालवा के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। नदियां कौन सी बहती है ये हमने इसके बारे में जान लिया, है ना। साथ ही साथ ये कहाँ किन किन के बीच में पाया जाता है? तो ये है यहाँ पर अरावली, और ये है यहाँ पर विंध्यन। तो अरावली और विंध्य के बीच में ये जो है ये है मालवा का पठार। आ गया आपको समझ में? समझ में आ गया? आगे चलें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए ये रहा छोटा नागपुर का पठार, दिख रहा है आपको छोटा नागपुर का पठार? बस, तो ये छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर भारत के पूर्व में, ठीक है। और ये छोटा नागपुर के पठार, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी हासिल करें तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है झारखंड, और साथ ही साथ पश्चिमी बंगाल है, वहां पर इसका विस्तार है। समझ गया बात? हम देख रहे हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। अब माफ कीजिएगा, इस छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से होकर एक नदी बहती है, यहाँ पर रिफ्ट वैली बनी हुई है ना। ये नदी है, इसके बीच से होकर गुजरती है नदी, इसका नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी पठार के बीचों बीच से होकर, ठीक है। इसके वजह से, और ये नदी आगे जाकर कहां पे मिल जाती है? ये यहाँ पर देखिए गंगा की एक शाखा तो बांग्लादेश में चली जाती है, एक शाखा आती है इधर, ये है ना, ये है हुगली नदी, है ना। तो ये दामोदर नदी जाके किसमें मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। पता लग गया ये वाली बात, ठीक है। अब ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के प्लेटू के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए ये छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांट देती है। मान लीजिए यहां मैं छोटा नागपुर का पठार बना देता हूं, ये है ना। तो ये मान लीजिए ये है यहां पर दामोदर नदी। ये दामोदर नदी इसको दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाला पठार जो होता है ये तो है हजारीबाग का पठार, इसको क्या कहते हैं? हजारीबाग का पठार। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? नीचे वाले भाग को कहते हैं रांची का पठार। समझ में आ गया आपको बात? ऊपर वाले भाग को हजारीबाग का पठार, नीचे वाले भाग को रांची का पठार कहा जाता है। इस हजारीबाग के पठार के मैं यहां से एक बार क्लियर कर देता हूं ना। तो इस हजारीबाग के पठार, जो ऊपर का क्षेत्र है हजारीबाग का पठार, यहाँ उसके नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियां हैं, है ना। तो ये हजारीबाग का पठार है, इसके नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? राजमहल की पहाड़ियां। इनके क्या कहते हैं? राजमहल की पहाड़ियां। माफ कीजिएगा, मैंने यहीं से शुरू कर दिया, आपको वहां से करना था। चलो कोई नहीं, है ना, यहीं से सीख लेते हैं अपना क्या। तो ये जो है ये क्या है? छोटा नागपुर का पठार। और इसका जो यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं ये है राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। और इस रांची के पठार के नीचे में यहाँ पहाड़ियां हैं, इनको क्या कहते हैं? गड़जात पहाड़ियां। याद रहेगा आपको? हजारीबाग के पठार के उत्तर पूर्व में पहाड़ियां बनी हैं जिन्हें राजमहल की पहाड़ियां, और इनके रांची के पठार जो है इसके दक्षिण में भी पहाड़ियां बनी है जिन्हें क्या कहते हैं? गड़जात की पहाड़ियां। अब देखिए यहां से मान लीजिए ये दामोदर नदी है, और यहां से ये रांची का पठार है। इस रांची के पठार में यहां से एक नदी निकलती है और वो सीधी हिंद महासागर में मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? सुवर्ण रेखा, है ना। और इसकी जो
झारखंड की राजधानी है रांची, और रांची इसी सुवर्णरेखा नदी के किनारे पर बसी हुई है। तो रांची जो है सुवर्ण रेखा नदी के तट पर है, और ये सुवर्ण रेखा नदी सीधे जाके कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये किसी की सहायक नदी वगैरह नहीं है, ये सीधी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कि कह दे दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर ये जो दामोदर नदी है, ये आपको दामोदर नदी दिख रही है, यहाँ पर बना हुआ है एक भ्रंश। तो ये नदी कहाँ से होकर गुजर रही है, ये नदी गुजर रही है एक भ्रंश से होकर, है ना। नदी कहाँ से गुजर रही है, ये नदी होकर गुजर रही है एक भ्रंश से। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको दिख रही है दामोदर नदी, ठीक है। ये दामोदर नदी जो है एक भ्रंश से होकर गुजरती है। तो दामोदर नदी भ्रंश से होकर गुजरती है। छोटा नागपुर के पठार में एक भ्रंश बना उससे। अब भारत में देखिए 3 नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश से गुजरती है, एक दामोदर नदी, एक तापी और एक नर्मदा नदी। ये भी बताऊंगा कहाँ। तो याद रखना, भारत में से 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ये नदी जो आपको दिख रही है, ये है सुवर्ण रेखा, ठीक है। अब देखिए, मैंने बता दिया ये जो है ये राजमहल की पहाड़ियां हैं। इतनी जानकारी हमने हासिल इसमें कर ली है। अब ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इस छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। अब आप कहोगे सर भारत का रूर प्रदेश इसे क्यों कहा जाता है, रूर कहाँ है, रूर है जर्मनी में, है ना। तो जर्मनी में रूर और राइन नदी 2 बहती हैं, है ना। तो इस रूर और राइन नदी जहाँ बहती है वहाँ पर खूब ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इसलिए खनिज यहाँ भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो छोटा नागपुर में ही पाए जाते हैं। तो भारत के खनिजों का भंडार है ये छोटा नागपुर पठार। यहाँ पर कोयला, लोहा, हर प्रकार के यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। ये हमने देख लिया छोटा नागपुर के पठार के बारे में, है ना। और अगर हम देखें, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये राजमहल की पहाड़ियाँ मुख्यतः कहाँ पर फैली हुई है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं ये मुख्यतः, राजमहल की पहाड़ियाँ ये मुख्यतः कहाँ हैं, तो ये झारखंड में है ना, ये झारखंड में है। बाकी सुवर्णरेखा कहाँ है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। ठीक है, चले आगे। अब देखिए इसके आगे आ जाते हैं, ये क्या है, शिलोंग का पठार। तो इसमें जानेंगे शिलोंग का पठार के बारे में। देखिए ये मेरे लिखवाना आपको यहाँ से था, पर कोई नहीं, छोटा नागपुर का पठार हमने वहीं से देख लिया। मैं हेडिंग यहीं डलवा देता हूँ आपको, ये यहीं है ना। छोटा नागपुर का पठार, है ना। तो ये छोटा नागपुर के पठार के बारे में हमने सारी जानकारी हासिल कर ली, और मैंने यहाँ पर आपको लिख भी दिया है, लिखा हुआ आपको ज़्यादा से याद रहेगा, है ना। अब आ जाते हैं हम शिलोंग के पठार के ऊपर, है ना। तो ये छोटा नागपुर का पठार, और इसमें जो आगे आपको दिख रहा है ये है शिलोंग का पठार। दिख रहा है आपको शिलोंग का पठार कहाँ है, ये शिलोंग का पठार है ना। अब ये जो शिलोंग का पठार है, ये वास्तविकता में जो ये छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर क्या थी, राजमहल की पहाड़ियाँ, है ना। यहाँ पर आपको राजमहल की पहाड़ियाँ दिख रही थी ना। तो ये वास्तविकता में इन राजमहल की पहाड़ियों का ही विस्तार है। तो शिलोंग के पठार के बारे में हम जानकारी हासिल कर लें, तो पहली चीज में क्या लिखेंगे कि वास्तविकता में यह राजमहल की पहाड़ियों का ही विस्तार है ना। तो ये वास्तविकता में राजमहल की पहाड़ियों का ही विस्तार है। हालांकि अगर हम यहाँ देखें तो मिशमी, अबोर, मीरी, डफला, साथ साथ यहाँ पर और ये जो हिमालय है ना। तो ये वैसे तो अगर देखा जाए तो ये हिमालय के पास में है। हिमालय या आप कहो कि पूर्वोत्तर हिमालय के पास में है, परंतु यह भाग किसका है, तो प्रायद्वीपीय भाग का। ये प्रायद्वीपीय भाग का, माफ कीजिएगा, प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है।
है ना। तो आप कहोगे सर ये बीच वाली जगह कहाँ गई फिर, ये जो आपको दिख रही है ये, तो देखिए यहाँ पर ये बीच वाली जगह इसलिए आपको खालिस्तान लग रहा है क्योंकि यहाँ से क्या गुजरती है, यहाँ से गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है ये, ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ से कौन सी नदी आती है, तो यहाँ से नदी आती है कौन सी, गंगा नदी। तो जो गंगा नदी प्लस जो ब्रह्मपुत्र है, इसके जो जलोढ़ निक्षेप हैं, जलोढ़ निक्षेपों ने इसे पाट दिया है। कौन सा, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, और ये क्षेत्र इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसे कहते हैं मालदा गैप, या तो राजमहल गारो गैप। समझ में आ गया आपको बात, इसे या तो मालदा गैप कहते हैं या तो इसे क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप इसे कहते हैं। माफ कीजिएगा, ये कभी कभी हो जाता है ऐसा। कहाँ पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे शिलोंग के पठार के बारे में, है ना। तो इसे मालदा गैप या इसे राजमहल गारो गैप कहा जाता है। अब देखिए ये जो है ये राजमहल गारो गैप हो गया। अब आपको क्या याद रखना है, ये जो 5 श्रेणियां आपको ये तो दिख रही है, 5 पहाड़ियां, ये पांचों पहाड़ियां हिस्सा है किसका, शिलोंग के पठार का। तो यहां पर आप लिखोगे शिलोंग के पठार में 5 पहाड़ियां हैं, 5 पहाड़ियां। अब देखिए 5 पहाड़ियां कौन सी है, मैं आपको यहां से बता के बताता हूं। ये है ना, ये है गारो, खासी और जयंतिया। तो ये क्या है, गारो, ये खासी और ये है जयंतिया। समझ रहे हैं, ये गारो, खासी और जयंतिया। और ये गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों के तीनों कौन से राज्य में है, तो ये मेघालय में। और इस मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया नाम की जनजातियां भी पाई जाती है। अब यहां पर आपको 2 और पहाड़ियां दिख रही होगी, ठीक है। ये 2 पहाड़ियां, ये है मिकिर और ये है रेंगमा। अब ये मिकिर और रेंगमा ये कौन से राज्य में है, तो ये है आसाम में। तो मिकिर और रेंगमा जो है असम में है, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर है, मेघालय में। तो शिलोंग के पठार में क्या है, 5 पहाड़ियां हैं और उनमें गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में। मिकिर और रेंगमा कहाँ पर है, तो मिकिर और रेंगमा है असम में, ठीक है। हालांकि देखिए ये मिकिर और रेंगमा आपको लगेगी ये पूर्वोत्तर पहाड़ियों के पास में, पर ये पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ हिमालय का भाग है, ये मिशमी, अबोर, मीरी, डफला है वो तो। पर यहाँ पर जो है ये जो है वो किसका भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, मेघालय के या शिलोंग के पठार का ये भाग है, ठीक है। समझ गए आप। अब देखिए जो ये खासी की पहाड़ियां हैं, इन खासी की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और चेरापूंजी जो है ना, तो चेरापूंजी इन्हीं खासी की पहाड़ियों में है और यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्या होती है, यहाँ पर मैक्सिमम बारिश होती है। अब मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये जो आपको यह त्रिभुज का निशान दिख रहा है, ये है चोटी। तो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, जिसका नाम है नोकरेक, नोकरेक। और ये कहां पर है, गारो पहाड़ियों में, है ना। यह है गारो पहाड़ियों में मेघालय की सबसे ऊंची चोटी, है ना, हाईएस्ट पीक नोकरेक, गारो पहाड़ियों में। ये शिलोंग के पठार के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है, माफ करना। शिलोंग का पठार देख लिया हमने, शिलोंग का पठार। अब हम आएंगे विंध्य पर्वत श्रृंखला में। शिलोंग के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती थी मैंने वो सारी जानकारी आपको दे दी है। अब देखिए, अब आते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला में। तो आपको ये दिख रही है, ये पर्वत श्रृंखला है, ये क्या है, विंध्य। तो ये विंध्य कहाँ है, मालवा के पठार के दक्षिण में, है ना। ये कहाँ पर है, मालवा के पठार के दक्षिण में ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पहले तो ये कहाँ है, तो सबसे पहले तो ये है मालवा के पठार के दक्षिण में। तो ये है मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है, तो मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। और इस विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में क्या है, तो इसके दक्षिण में भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी।
विंध्य के दक्षिण में, विंध्य के दक्षिण में भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो देखिए नदी जो है ये नदी जो जा रही है ये है नर्मदा नदी, और पूर्व से ये पश्चिम की ओर जा रही है, और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में। और इस विंध्य पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के दक्षिण में है ये जो आपको अलग अलग श्रेणियां दिख रही है, ये है सतपुड़ा। नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियां हैं, और सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा के दक्षिण में ये जो है सतपुड़ा, और इस सतपुड़ा के दक्षिण में ये जो नदी आपको जागती दिख रही है ये कौन सी है? तापी नदी के दक्षिण में तापी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ये जानकारी आपको पता लग गई सारी, है ना? मैं आपको ये विंध्य श्रेणी के बारे में मैं आपको बता रहा था, है ना? तो विंध्य श्रेणी के बारे में मैंने बता दिया आपको। सतपुड़ा के दक्षिण में आके ये तापी नदी जो है ये बहती है भ्रंश घाटी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है ये अरावली, ये विंध्याचल श्रेणी, और ये सतपुड़ा श्रेणी। अब इसके बारे में हम जानकारी हासिल करें, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो एक बार हम अपना खुद का मैप बना लेते हैं। हम किसी दूसरे के मोहताज नहीं है। एक मिनट, अभी बना लेते हैं हम अपना मैप। ये बात का मैप बन गया। ये यहाँ पर होगी अरावली, और ये है यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रृंखला, है ना? ये विंध्य पर्वत श्रृंखला हमने बना लिया। तो इसका विस्तार देखिए मुख्यतः कहाँ पर इसका विस्तार है, तो मुख्यतः इसका विस्तार जो है वो एमपी में है। इसका विस्तार मुख्यतः इसका विस्तार जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, है ना? मुख्यतः इसका मतलब ये नहीं कि ये एमपी में ही है, तो मुख्यतः इसका विस्तार है एमपी में। इसके जो पूर्वी पहाड़ियां हैं इनको क्या कहते हैं? ये है भांडेर की पहाड़ियां, ये है भांडेर पहाड़ियां, और साथ ही साथ इसके और पूर्व में जाए तो इस ये है कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, है ना? तो इसके पूर्वी विस्तार को भांडेर या कैमूर की पहाड़ियां कहा जाता है। पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है? भांडेर या कैमूर की पहाड़ियां कहा जाता। समझ में आ गया आपको बात? ये समझ लिया आपने यहाँ से बात? ठीक है। अब कौन सी नदी इसके दक्षिण से गुजरती है ये मैंने बता दिया। इस विंध्य श्रेणी के दक्षिण से होकर कहाँ गुजरती है? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इससे गुजरती है, और इसके दक्षिण में ये जो आपको दिखेगा ये अलग अलग श्रृंखलाओं में ये है सतपुड़ा। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इस सतपुड़ा के दक्षिण में यहाँ से एक नदी और गुजरती है जिसका नाम है तापी नदी। ठीक है ना? तो ये हमने देख लिया विंध्य श्रेणी के बारे में। और एक और बात, ये जो विंध्य श्रेणी है ये क्या है? ये एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत और वलित पर्वत क्या होते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो ये ब्लॉक पर्वत वास्तविकता में कोई पर्वत नहीं होते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए ये एक समतल जमीन है, भूमि है, यहाँ पर ये एक भ्रंश घाटी बन गई है, और फिर यहाँ से मान लीजिए कोई एक और भ्रंश घाटी बन गई है ना? तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र उठा हुआ है ये इसकी तुलना में, इस भ्रंश घाटी की तुलना में उठा हुआ है। ये क्या है? ये भ्रंश घाटी, और ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है यही ब्लॉक पर्वत है। तो इस मान लीजिए ये जो है ये विंध्य श्रेणी है, तो इस विंध्य श्रेणी के दक्षिण से जो ये नर्मदा की भ्रंश घाटी है इसकी वजह से हमें उठा हुआ दिखता है, और ये एक ब्लॉक पर्वत है, इसकी वजह से इसे ये पर्वत के तौर पर इसे माना जाता है। तो वास्तविकता में एक ब्लॉक पर्वत है। ये देख लिया हमने विंध्य श्रेणी। चलें आगे।
अब हम देखेंगे सतपुड़ा श्रेणी के बारे में, है ना। तो मैं फिर से अपना मैप बना लेता हूं। ये जी, लो जी, अपना मैप बन गया। तो ये यहाँ पर क्या है, अरावली। ये यहाँ पर क्या है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। इस विंध्य पर्वत श्रृंखला के नीचे से ये कौन सी नदी गुजर रही है, नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी के नीचे से, नीचे जो ये चार पर्वत श्रेणियां बनी हुई है, ये जो चार पर्वत श्रेणियां बनी हुई है, ये चार पर्वत श्रेणियों का नाम ही क्या है, सतपुड़ा श्रेणियां। तो अब इसमें चार कौन कौन सी है, तो ये सबसे पश्चिम में है वो है राजपीपला, इसके बाद में है गाविलगढ़, यहां पर है महादेव, और यहां पर है मैकाल। तो महादेव, मैकाल, गाविलगढ़ और राजपीपला श्रेणियां किसका भाग है, सतपुड़ा श्रेणियों का ही भाग है। और जो सबसे पूर्वी भाग है वो क्या है, वो है जिसे कहते हैं मैकाल श्रेणी। तो ये चार श्रेणियां आपको यहाँ पर भी दिख रही होगी। नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के दक्षिण में, और यहाँ पर जो है ये क्या है, मोटी मोटी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ये क्या है, ये विंध्य श्रेणी है, आपको पता ही है ना। तो राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल पहाड़ियां, ये आपको याद रख लेना है। ये बिल्कुल भी आपको, मर जाओ तो भी ये आपको बिल्कुल यहाँ पर भूलना नहीं है ना। अब इसका विस्तार अगर हम देखें, तो इसका विस्तार देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार मिल जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार मिल जाता है। सबसे पश्चिमी पहाड़ी, सबसे पश्चिमी इसकी पहाड़ी है, उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम है राजपीपला। और सबसे पूर्वी पहाड़ी जो है उसका नाम क्या है, मैकाल, मैकाल श्रेणी। ये आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। और मैं बताऊं आपको, यहाँ पर हम मैप बना लेते हैं वापस से अपना, इसी बहाने आपको भी मैप की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये अपनी अरावली, ये विंध्यन, विंध्यन के नीचे से ये नर्मदा नदी, और इसके यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये चार पर्वत श्रेणियाँ जो है, चार पर्वत श्रेणियाँ, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल, ये चार श्रेणियाँ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। सबसे पश्चिमी राजपीपला, सबसे पूर्वी मैकाल, विस्तार सब मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर एक जानने वाली क्या चीज़ है कि इस सतपुड़ा श्रेणियों के नीचे से होकर गुजरती है तापी नदी, है ना। तो यहाँ पर जो आपको दिख रही है महादेव श्रेणी, ये जो महादेव श्रेणी आपको दिख रही है, इस महादेव श्रेणी के दक्षिण में यहाँ पर है क्या, एक पठार, और इस पठार का क्या नाम है, बैतूल का पठार। क्या है, इसका नाम है बैतूल का पठार। इस बैतूल के पठार से जो है यहाँ पर नदी निकलती है, और इसके दक्षिण में जाकर हिंद महासागर में गिर जाती है। इसका नाम है तापी नदी, और ये तापी नदी भी भ्रंश घाटी से बहती है, याद आपको रखना, ठीक है। और इसी बैतूल के पठार से एक नदी और निकलती है इधर, गोदावरी नदी की सहायक नदी, और वो है वेनगंगा। ये सब आपको याद रखना है, ये है गोदावरी की सहायक नदी, ये आपको याद रह जाएगा, है ना। कहाँ से, इस महादेव श्रेणी के ऊपर से, है ना। अब इस महादेव श्रेणी में ही जो है सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है, इस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव में ही, महादेव पहाड़ियों में ही है, जिसका नाम है धूपगढ़ श्रेणी, है ना। क्या नाम है इसका, धूपगढ़ चोटी नाम है इसका। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, और ये कौन सी पहाड़ियों में है, महादेव पहाड़ियों में, ठीक है। धूपगढ़ के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। अब ये जो आपको मैकाल श्रेणी दिख रही है, मैकाल श्रेणी, इस मैकाल श्रेणी में भी एक चोटी है जिसे कहते हैं अमरकंटक, अमरकंटक, है ना। ये मैकाल है ना,
इन मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। समझ रहे बात आप? तो यहां पर हम लिख लेते हैं मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। तो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? अमरकंटक। और इस अमरकंटक ये एक तरीके का पठार भी है ना, ये पठार जैसा ही है। तो इस अमरकंटक के पठार से दो नदियां निकलती है। एक नदी तो यहां से चली जाती है जो कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में होकर गुजर जाती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। और एक नदी इधर आ जाती है जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। और ये सोन नदी आगे जाके फिर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो यहां से लिखो, यहां अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। नर्मदा प्लस सोन। सोन नदी जाती है पूर्व की ओर और गंगा की सहायक नदी बन जाती है। और नर्मदा नदी जाती है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर ये चली जाती है। तो ये हमने यहां पर जान लिया है। तो इतनी सारी जानकारी हमने इस यहां पर हासिल कर ली है। यहां पर जो मैकाल श्रेणी है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। तो मैकाल श्रेणी एमपी प्लस छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। तो ये हमने जानकारी हासिल कर ली है सतपुड़ा के बारे में, है ना। जितनी भी जानकारी हो सकती थी वो सारी हमने जानकारी हासिल कर ली है। तो अब हम रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने देख लिया अरावली पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी हमने देख ली है एक नंबर पे। दो नंबर पे हमने देख लिया मालवा का पठार। तीन नंबर पे हमने देख लिया छोटा नागपुर का पठार। चार नंबर पे हमने देख लिया शिलोंग का पठार। और 5 नंबर पे हमने देख लिया विंध्यन श्रेणी। और 6 नंबर पे हमने देख लिया सतपुड़ा श्रेणी। ये सब चीजें आज हमने जानकारी हासिल कर ली है। अब एक बार मैप बना लेते हैं हम अपना। वहीं जाना पहचाना चिर परिचित तरीका अपना मैप बनाने का। देखिए बनाते बनाते अपने आप आने लगेगा। ये त्रिपुरा बन गया जी। ये है यहाँ पर अरावली, ये है यहाँ पर विंध्यन, ये है यहाँ पर सतपुड़ा। इस सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में से गुजरती है नर्मदा नदी। और इस सतपुड़ा के दक्षिण से होकर यहाँ पर मैकाल जो पहाड़ियाँ हैं, माफ़ कीजिएगा, महादेव पहाड़ियों में जो बैतूल का पठार है, महादेव पहाड़ियों के नीचे वहाँ से निकलती है तापी नदी। और यहीं से एक इधर जाती है वेनगंगा नदी। ठीक है, ये सतपुड़ा है, ये विंध्यन है, ये अरावली है। यहां पर फैला हुआ है मालवा का पठार। अरावली और विंध्यन के बीच में क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि मालवा का पठार अरावली और विंध्यन के बीच में था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहां पर है छोटा नागपुर का पठार। क्या है यहां पर? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और यहां पर क्या है? यहां पर है शिलोंग का पठार। तो आज हमने इतनी सारी जानकारी हासिल कर ली है। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हमने जो यहाँ पर त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है दक्कन का पठार, है ना, साथ ही साथ ये जो यहाँ पर तापी नदी से लेकर दक्षिण में कार्डामम पहाड़ियों तक ये है पश्चिमी घाट, इनकी कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन से दर्रे हैं वो। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्व में पूर्वी तट के साथ साथ यहाँ पर है पूर्वी घाट। इन सब की जानकारी हम हासिल करेंगे कल के
लेक्चर में। तो ये पूरा मैंने आज में रिवीजन आपको करा दिया है ना। तो आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त, है ना। बहुत बढ़िया से आसानी से मैंने आपको लिख लिख के समझाया, ताकि मैं जब तक लिखूंगा तब भी आपके दिमाग को टाइम मिलेगा थोड़ा सा ग्रास्प करने का, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह लेनी हो, कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।